हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखते हैं आज के जो हमारे महत्वपूर्ण शब्द हैं उन पर नज़र डालते हैं। फिर इनसे जुड़े हुए जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, समझेंगे चीज़ों को अच्छी प्रकार से। पहला जो हमारा शब्द है वो है क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, और जो दूसरा शब्द है वो है डिसकॉन्टिन्यूटी यानी कि असांतत्य। पहले इनकी हम परिभाषा देख लेते हैं, फिर समझेंगे इनके थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हैं या जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्रस्ट की जो हमारी परिभाषा है वो आपके सामने है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसकी महाद्वीपों पर यानी कि कॉन्टिनेंट पर औसत मोटाई 50 किलोमीटर तथा महासागरीय नितल पर 5 किलोमीटर है। अब यहाँ पर अलग अलग जो हमारे भूगर्भ शास्त्री हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्रस्ट की जो मोटाई है वो अलग अलग प्रकार से बताई है। यानी कि कुछ भूगर्भ शास्त्री इसको ज़्यादा मोटा बताते हैं यानी कि 100 किलोमीटर तक भी इसको बताते हैं, जबकि कुछ भूगर्भ शास्त्री इसको कम मोटा बताते हैं। लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि इसकी औसत मोटाई महाद्वीपों पर 50 किलोमीटर और महासागरीय नितल पर है 5 किलोमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा हम समझेंगे। मान के चलें ये हमारा महासागर है, ये महासागर है जो दोनों तरफ महाद्वीपों से घिरा हुआ है। तो जो आप ये जल का ऊपरी स्तर देख रहे हैं इसको बोलते हैं तल, और जो महासागर की तली होती है ये नीचे, इसको बोलते हैं नितल। इसको आप क्लियर रखिएगा। यानी कि जहां तक पानी भरा है सागर में वो होता है समुद्री तल या सागरीय तल, और जहां जो नीचे की तली होती है समुद्र की या महासागर की उसको बोलते हैं महासागरीय नितल। दूसरा जो हमारा शब्द है वो है असांतत्य। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर कंबाइंड करके दोनों को हम एक साथ अगली स्लाइड पर चीजों को अच्छे से समझेंगे। असांतत्य की परिभाषा जो है पृथ्वी की आंतरिक परतों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन, जहां एक साथ दो परतों की विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती है, उसे असांतत्य या असंबद्धता के नाम से हम जानते हैं। अब समझते हैं चीजों को स्टेप टू स्टेप। अब यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी अर्थ का एक छोटा सा टुकड़ा है। मान के चलें ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है, और ये एक हिस्सा हमने निकाल कर यहाँ पर रख लिया है। ये इस पर थोड़ा सा चीज़ों को समझेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर हम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ये अर्थ का एक हिस्सा है, यानी कि यहाँ पर ये अर्थ का सेंटर है, और यदि मैं इसको सर्किल रूप में घुमा दूँ ऐसे, तो ये अर्थ का हमने एक हिस्सा निकाल कर बाहर रख लिया है। समझते हैं हम चीज़ों को थोड़ा सा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सबसे ऊपरी सतह है जिस पर हम खड़े हैं या जिस पर हम क्रियाकलाप करते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे जिस पर जीवित हैं, यह एक परतदार चट्टान है और इसकी मोटाई औसतन रूप में 1 किलोमीटर है। इस परतदार चट्टान के नीचे जो सबसे पहले परत आती है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्रस्ट है, यहाँ से यहाँ तक ये जो हिस्सा है। यदि मैं द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, ये एक संस्था है इंटरनेशनल स्तर पर जो आंतरिक परतों या भूगर्भ के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। यदि हम इसके आधार पर देखें पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, 3 परतों में पृथ्वी की आंतरिक परतों को विभाजित किया गया है। ये हमारी सबसे ऊपर की जो परत है ये क्रस्ट है यानी कि भूपर्पटी। जो मध्यवर्ती परत है इसको मेंटल के नाम से हम जानते हैं, और जो सबसे नीचे की परत है यानी कि केंद्र के चारों ओर पृथ्वी के अंदर,
यदि मैं बात करूं, इसको हम कोर के नाम से जानते हैं। अब जब हम कई बार अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के दौरान हम देखते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक परत हैं उनके भिन्न भिन्न नाम हमें देखने को मिलते हैं। आज हम इस चीज को भी समझेंगे अच्छे तरीके से। अगला जो हमारा सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हमारी अर्थ की, जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर हम 3 प्रकार से इन आंतरिक परतों को वर्गीकृत किया हुआ देखते हैं। यानी कि एक वर्गीकरण के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों को क्रस्ट, मेंटल और कोर नामक परतों में विभाजित किया गया है। वहीं दूसरा जो वर्गीकरण है उसमें सियाल, सीमा और नीफे में इसको विभाजित किया गया है। जबकि एक और वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है जिसमें कि पृथ्वी की जो आंतरिक परतें हैं उनको लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेजोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर में विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर समझना जरूरी है थोड़ा सा, ये हमारी अर्थ है और जो सबसे बाहरी आवरण है हमारी अर्थ का, ये एक परतदार चट्टानों से सामान्यतः ढका हुआ है जिसकी मोटाई लगभग 1 किलोमीटर है औसतन। इस परतदार चट्टान के जस्ट नीचे जो परत है वो है क्रस्ट, जिसकी मोटाई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने लगभग 100 किलोमीटर मानी है। उसके नीचे जो मध्यवर्ती परत है 100 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक जो हमारी परत है वो है मेंटल, और 2900 किलोमीटर से लेके पृथ्वी के केंद्र तक यानी कि 6378 किलोमीटर तक जो परत है उसको कोर के नाम से हम जानते हैं। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ये हमारी पृथ्वी है और इसके अंदर जो परतें हैं उनके अलग अलग नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। तो ये अलग अलग नाम जो रखे गए हैं आंतरिक परतों के, उनका कारण क्या है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। सब्जेक्ट से हटके हम थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझते हैं। यदि हम सामान्य तरीके से चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, जो भी लैंड फॉर्म है या सामान्य चीज़ें हैं उनको भी हम कई बार देखते हैं, वस्तु एक ही है, पदार्थ एक ही है, और उसके देखने के जो नज़रिए हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि मैं कहूँ एक ही आदमी का जो दृष्टिकोण है वो भी समय के साथ बदलता है। और इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं, मान के चलें ह्यूमन, हम इंसान हैं। इसी इंसान को जब आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो एक प्रजाति के रूप में हम इसको देखेंगे। वहीं इकोनॉमिक्स में यदि हम ह्यूमन को देखेंगे तो इसको रिसोर्स के रूप में हम देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स। वहीं हम सोसाइटी में यदि इंसान के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक सामाजिक प्राणी के रूप में हम देखते हैं। आदमी एक ही है, ह्यूमन एक ही है, लेकिन उसको देखने के जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग आधारों पर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। एक एग्जाम्पल से और इसको समझते हैं। मान के चलें कोई क्रिकेट का मैच है और समाज के अंदर जो भी मानव क्रिकेट का मैच यदि देख रहे हैं, क्या सभी का दृष्टिकोण एक होगा? बिल्कुल नहीं। यदि राजनीतिक रूप से मैं बात करूं, कोई इंसान यदि क्रिकेट मैच देख रहा होगा तो वो अपने राजनीतिक हितों को उसमें देखेगा कि किस प्रकार से हम वोट बैंक बढ़ा सकते हैं। कोई मैच को यदि प्रतिबंधित कर दिया जाए, किस प्रकार से वोट बैंक बढ़ सकता है। वहीं जो पूंजीपति लोग हैं या जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए लोग हैं, उनका मैच के देखने के जो प्रति दृष्टिकोण होगा वो बदल जाएगा। वो वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट हम करा के अपने उद्योगों को बढ़ा सकते हैं। अलग अलग प्रकार से वो मैच को देखेंगे। वहीं जो जन सामान्य है, जो समाज के लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर क्रिकेट मैच को देखेंगे। तो एक ही चीज़ों का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब पृथ्वी का अध्ययन जो भूगर्भ शास्त्री हैं, जियोलॉजिस्ट, या भू आकृतिक वैज्ञानिक है, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट, या जो भूगोलवेत्ता हैं, ज्योग्राफर, जब वो अपना अध्ययन करते हैं तो उसी अध्ययन के आधार पर इस पृथ्वी का जो आंतरिक स्ट्रक्चर है वो अपने उद्देश्य के अनुसार उसको निर्धारित करते हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। हमने सामान्य करके, सरलीकरण करके चीज़ों को समझा है कि एक ही वस्तु के प्रति अध्ययन का जो तरीका है यदि वो बदलता है या कोई उद्देश्य बदलता है तो उसके वर्गीकरण भी बदल जाते हैं। अब यहाँ पर जो पहला वर्गीकरण है वो है क्रस्ट, मेंटल और कोर।
यानी कि इसका वर्गीकरण का जो आधार है वो है भूकंप शास्त्र, यानी कि भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्गीकरण किया गया है। इस आधार पर जो पृथ्वी की आंतरिक परतों का स्ट्रक्चर है, संरचना, उसका हम अध्ययन करते हैं। संरचना यानी कि जो भौतिक विशेषताएं हैं, भौतिक यानी कि फिजिक्स से जुड़ी हुई जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व कितना है, प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये सभी जो टर्म है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो फिजिकल आधार पर जब हम पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित करते हैं। वहीं जो दूसरा वर्गीकरण आपके सामने है, सियाल, सीमा और नीफे, एक श्वेस महोदय हुए हैं जिन्होंने ये वर्गीकरण दिया था, यानी कि जहां पर ये फिजिक्स से जुड़ी हुई विशेषताओं पर आधारित है वहीं ये वर्गीकरण केमिकल विशेषताओं पर आधारित है, यानी कि जो केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संगठन, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में किस किस प्रकार के रसायन, केमिकल्स या एलिमेंट्स, तत्व मौजूद हैं, उस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक परतों को सियाल, सीमा और नीफे में विभाजित किया गया है। यानी कि जो सबसे ऊपर की परत है वो है सियाल, यानी कि ऊपरी परत में सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा ज़्यादा है। वहीं जो मध्यवर्ती परत है उसको सीमा में विभाजित किया गया है, यानी कि मध्यवर्ती परत में सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की अधिकता है। वहीं जो सेंटर पर सबसे नीचे की जो परत है उसमें निखिल और फेरस नामक जो तत्व हैं वो अधिक मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने दो वर्गीकरण को समझा है, पहला है भौतिक संरचना के आधार पर और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है रासायनिक संगठन के आधार पर। यहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की संरचना और संगठन को स्पष्ट कीजिए, तो ये क्लियर होना चाहिए। ये है संरचना यानी कि भौतिक विशेषताएं आपको बतानी है, और ये है कंपोजिशन, संगठन, यहाँ पर रासायनिक विशेषताएं आपको बतानी है। तीसरा जो वर्गीकरण आपके सामने है वो है लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेजोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर। यानी कि जो सबसे ऊपरी परत है वो है लिथोस्फीयर, जिसको कि हिंदी में हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जो परत है वो है एस्थेनोस्फीयर, यानी कि दुर्बल मंडल। उसके नीचे फिर एक परत है, उसका नाम है मेजोस्फीयर, और सबसे नीचे की जो परत है वो है सेंट्रोस्फीयर। मेजोस्फीयर यानी कि मध्य मंडल और सेंट्रोस्फीयर यानी कि केंद्र मंडल। अब इसका भी हम आधार समझ लेते हैं। यहाँ पर जो भू आकृतिक वैज्ञानिक हैं, यानी कि जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, स्थल पर पाई जाने वाली जो स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पठार, ब्लॉक पर्वत, मैदान, जो इसका अध्ययन करते हैं उसको जियोमॉर्फोलॉजिस्ट कहते हैं। जब जियोमॉर्फोलॉजिस्ट अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं तो उनका उद्देश्य बदलता है। वो इस बात की खोज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं कि जो स्थलाकृतियां हैं उनका विकास किस प्रकार से हुआ है। तो जब आप प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो उस आधार पर जो भूआकृतिक वैज्ञानिक है वो पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्गीकरण इस आधार पर करते हैं, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेजोस्फीयर और सेंट्रोस्फीयर। यानी कि जो हमारी ऊपरी परत है, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट की नज़रों में वो इसको प्लेट के नाम से जानते हैं, और ये प्लेटें लगातार गतिमान हैं, ये लगातार परिवर्तनशील हैं। इस प्लेट को उन्होंने लिथोस्फीयर का नाम दिया है, और ये एस्थेनोस्फीयर, ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूव करती हैं। तो आपने यहाँ पर समझा तीनों वर्गीकरण को। जैसे जैसे वैज्ञानिकों का, विद्वानों का उद्देश्य बदल रहा है, एक ही चीज को लेकर उनका वर्गीकरण का आधार भी बदल रहा है। तो यहाँ पर चीजें स्पष्ट हैं, तीनों वर्गीकरणों को हमने देख लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है वो है थर्मल ग्रेडियंट, यानी कि तापीय प्रवणता। तापीय प्रवणता, प्रवणता यानी कि अंतर, मोटा मोटा यदि मैं बात करूं, प्रवणता डिफरेंस होता है, ज्योग्राफी में प्रवणता इसको बोल देते हैं। तो थर्मल ग्रेडियंट, पिछली स्लाइड पर लौटते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। अब ये हमारी अर्थ का एक टुकड़ा है जो हमने समझा था। अब यहाँ पर जो सवाल है वो यही है कि पृथ्वी के आंतरिक परतों में जाने पर
तापमान में वृद्धि होती है कमी। दूसरा सवाल है तापमान वृद्धि के अलावा जो तापमान वृद्धि की दर है, जो उसका रेट है, वो भी चेंज होता है या नहीं। यानी कि जब हम सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे, मान के चलें ये अर्थ है, और जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर किस प्रकार से बदलेगा, घटेगा या बढ़ेगा। दूसरा सवाल, नीचे जाने पर जो रेट ऑफ टेम्परेचर है, रेट ऑफ टेम्परेचर, ये है आपका टेम्परेचर, यानी कि तापमान की जो दर है उसमें परिवर्तन क्या आएगा। देखिए नीचे जाने पर पृथ्वी के आंतरिक परतों में जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं तो प्रमाणों से यह सिद्ध हुआ है कि नीचे जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन तापमान वृद्धि की जो दर है उसमें कमी आती है। समझते हैं इसको सरल करके चीजों को। मान के चलें यहां पर यह पृथ्वी की सतह है जिस पर हम खड़े हैं। यदि मैं जून के महीने की बात कर लूं तो औसतन रूप में यदि मैं दिल्ली की ही बात कर लूं उत्तर भारत में, तो हो सकता है यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए जून के महीने में। जब आप नीचे जाना शुरू करेंगे केंद्र की तरफ, तो केंद्र तक जाते जाते सेंटर तक ये टेम्परेचर बढ़कर हो जाता है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पष्ट है सतह से केंद्र की तरफ जब हम जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। दूसरा जो हमारा सवाल है, जो तापमान वृद्धि की दर है, जो उसका रेट है, उसमें कमी आती है। अब समझते हैं इस चीज को थोड़ा सा। यहां पर ध्यान दीजिए, ये अर्थ है और अर्थ के जो सेंटर पर टेम्परेचर है वो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि मैं क्रस्ट की बात कर लूं, लगभग ये 100 किलोमीटर पर ये एक डिसकंटिन्यूटी है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, जिसको मोहो के नाम से हम जानते हैं। मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असंबद्धता। यहां पर जब आप सतह से यहां तक आएंगे तो यहां का औसतन टेम्परेचर हो जाएगा 800 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मैं इन दोनों का औसत ले लूं तो लगभग मान के चलें 100 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका होगा। यानी कि यदि मैं निकाल लूं प्रति 1 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 100 किलोमीटर में 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ चुका है। वहीं पर आप यदि देखें सेंटर पर टेम्परेचर है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ की जो गहराई है वो है 6371 किलोमीटर लगभग। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि क्रस्ट में मैं बात करूं, यहाँ पर जो तापमान की दर है वो दर है 10 सेंटीग्रेड प्रति 1 किलोमीटर। यदि इसी दर से टेम्परेचर केंद्र तक बढ़े तो केंद्र तक जाते जाते टेम्परेचर हो जाना चाहिए 63,710 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन आप देख पा रहे हैं इस गहराई पर टेम्परेचर जो है वो है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब स्पष्ट है नीचे जाने पर तापमान में तो वृद्धि हुई है, लेकिन तापमान वृद्धि की जो दर है उसमें कमी आई है। यहां तक हमने चीजों को समझ लिया दोनों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है इसका महत्व या इसका अप्लाइड जो फॉर्म है, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक परतों का अध्ययन हम क्यों करें, क्या हमारी महत्वाकांक्षा है। देखिए जो ह्यूमन है वो अपने कल्याण के लिए भिन्न भिन्न कार्य, भिन्न भिन्न अध्ययनों को अंजाम देता है। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी की सतह पर समय समय पर भूकंप, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं, कहीं पर पर्वतों का निर्माण, कहीं मैदानों का निर्माण, ये घटनाएं निरंतर घटती हैं। यदि हम आंतरिक परतों के अनुसंधान पर अधिक समय देते हैं, यदि अपनी जांच को अधिक ज़्यादा साइंटिफिक करते हैं, तो भविष्य में यदि हम इस बात को अच्छे से देख लें कि आंतरिक परतों में जो उत्पन्न लावा है, मैग्मा है, वो कब उत्पन्न होगा, तो पृथ्वी की सतह पर जो जान माल की हानि है भूकंप या ज्वालामुखी के द्वारा, उसमें कमी लाई जा सकती है। तो निश्चित तौर पर यदि मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं, पृथ्वी के आंतरिक परतों का ज्ञान होना काफ़ी अहम है, काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि भविष्य में मानव के विकास को, डेवलपमेंट को हम और ज़्यादा
गति दे सकते हैं, उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हैं, उसमें संपोषणीयता हम ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका मैं आंसर आपको नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन क्रस्ट्स बिहेवियर, टेक्टोनिक इवेंट एंड वोल्केनिक प्रोसेस। यानी कि जो क्रस्ट का व्यवहार है, भूपर्पटी का जो व्यवहार है, और जो विवर्तनिकी घटनाएं हैं, टेक्टोनिक जो इवेंट हैं, तथा वोल्केनिक प्रोसेस, ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी प्रक्रिया के बीच जो संबंध है उसको आपको स्थापित करना है, उसको स्पष्ट करना है। यानी कि क्रस्ट का व्यवहार, विवर्तनिकी घटनाएं और ज्वालामुखी प्रक्रिया के अंतर संबंध क्या है, या अंतर संबंधों को आपको उजागर करना है। ये क्वेश्चन आप स्वयं से कीजिए, नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, हम अगली क्लास जब होगी तो उसको वहां पर हम स्पष्ट कर लेंगे। तो यहाँ तक हमने चीज़ों को समझा है आज। क्रस्ट, मेंटल और कोर, पृथ्वी की आंतरिक परतों को, कि आंतरिक परतें किस प्रकार से हैं, क्यों समझा है? क्योंकि आंतरिक परतों से कुछ एनर्जी रिलीज होती है जो पृथ्वी की सतह पर भिन्न भिन्न प्रकार के परिवर्तन या दृश्य भूमियों को स्थापित करती हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ आए होंगे। तो आज की क्लास को हम अपनी यहीं रोकते हैं। प्लीज़ इसको शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। कल हम फिर एक नए शब्द के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।